साहब, इस बीच विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अभिषेक सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो आपका लाइफ टाइम्स पर। और अभिषेक सर, सबसे पहले तो मैं इस स्थिति को आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो युद्ध है अब किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले देखिए अब ईरान की तरफ से ये बयान आना कि खामेनेई के खात्मे का बदला लिया जाएगा, और अब तो उसने ये भी कह दिया है कि चाहे लड़ेंगे मरेंगे लेकिन समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो बयान है इस तरह से समझना होगा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम बना हुआ होगा तो सच में ये एक खतरे की घंटी है पूरे विश्व के लिए। क्योंकि जिन भी देशों ने, खास करके इजराइल और अमेरिका पर उसकी नजर है, या अमेरिकी बेस जो गल्फ कंट्रीज में है उस पर जो उसने कल से अटैक किया है, तो ईरान एक सुसाइड बॉम्बर की स्थिति में आ चुका है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है। तो अब वो लड़ने के मूड में है। तो ऐसे में अगर उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये जानकारी किसी को नहीं है। और इसी को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी पिछले 15 सालों से इस चीज के लिए उनसे बात कर रहे थे, उनसे निगोशिएशन कर रहे थे, और सुप्रीम लीडर खामेनेई उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो ये एक सच में चिंता की बात है। दूसरी बात, जो उनके जो अलग अलग हैंडलर्स हैं, जैसे हिजबुल्ला है, हौती है, हमास है, ये जो हैंडलर है ये अलग अलग ठिकानों में है, ये अलग अलग पॉकेट्स में रहते हैं, ये सिर्फ ईरान में नहीं रहते हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं, ये एक्टिवेट करके। अभिषेक से मैं लौटूंगी आपके पास। में कहीं भी एक और जानकारी जो है, अपने जुड़े हुए हैं लगातार विदेश मामलों के जानकार जी। अभिषेक जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा था कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम है, पहला खतरा वो है। दूसरा खतरा ये है कि उसके तमाम हैंडलर्स हैं डिफरेंट नाम से, हिजबुल्लाह, होती, हमास, ये एक खतरा है। तीसरा ये है कि ये वॉर अगर कुछ दिन और बढ़ गई, अगर एक हफ्ते भी बढ़ गई, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो वैश्विक इकोनॉमी को होगी। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो इससे डिसरप्ट होगी। जो एक एपी सेंटर है वर्ल्ड इकोनॉमी का, दुबई, वो अब इस जद में आ चुका है। बिल्कुल। आप देखिए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसे ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, वो एक वर्ल्ड इकोनॉमी का रूट है, वो खतरे में आ जाएगा। तीसरा, जो तेल के दाम है वो बढ़ेंगे तो उससे सभी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। ये आप उसी दौर में देखिए जब वर्ल्ड एक रिसेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें अगर आप तेल के दाम को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसमें अगर आप वॉर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन रशिया यूक्रेन वॉर से शुरुआत हुई है, जो डिसरप्ट होने की शुरुआत हुई है, वो अब इजराइल ईरान वॉर नहीं, अब ये एक ऐसा हो गया है कि ये 3 पार्टी वॉर हो जाएगी। एक तरफ ईरान होगा और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल होंगे। तो इसमें ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है अभी वॉर करने के लिए। मोरली देयर आर कंट्रीज कि वो खड़े हैं उनके साथ, वो बार बार वो युद्ध को रोक करके शांति का प्रस्ताव देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ईरान तो अब इस मूड में है कि वो सुसाइड बॉम्बर मूड में है और वो युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है जी। अब इसे रोकने के लिए या तो आप उनके लीडर, चेन ऑफ लीडर्स को ही खत्म करिए, जैसे कि सुलेमानी को खत्म किया अमेरिका ने, तमाम उनके चेन ऑफ लीडर्स को खत्म करके बिल्कुल उनको कुछ दिन के लिए उन्हें रोक दिया था। या तो उस तरह के प्रिसिसिव अटैक पे जाए, बिल्कुल टारगेटेड अटैक पे जाए, और नहीं तो फिर ये अब जो स्थिति है ये अब आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है। बिल्कुल। और क्योंकि अभिषेक जी, ये तो क्योंकि जिस तरह से ये जो टारगेटेड से अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो देखिए ईरान के अंदर रास्ता साफ करने की कोशिश की गई शुरुआती हमलों में। अब मेन चीज ये है कि जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, जो जमीन के अंदर भी जो वहां पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं, उन पर भी अब जो हमले हैं वो करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, देखिए, एक लेसन हम लोगों को यहां से लेना चाहिए कि जैसे इजराइल ने जब गजा में एंट्री की तो उन्हें सुरंग काफी मिले और उस सुरंग से काफी ऐसे हथियारबंद निकल करके आते थे। ईरान वॉर के दृष्टि से काफी स्ट्रैटेजिक कंट्री रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी जो रही है वो काफी मॉडर्न स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है।
तो ठीक है, अभी हमें ठीक ये है देखना अभिषेक जी, होगा मैं कि लौटती हूँ अभी तो आपके पास। चूंकि इस बीच एक और बड़ी जानकारी हमने देखी, बड़ी खबर इस वक्त में युद्ध की। अब तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वहां की जनता का होता है, उन देशों का होता है जो इन देशों के आसपास मौजूद रहते हैं, क्योंकि उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। और मिडल ईस्ट की तो हम जो चीजें हैं, जो स्थिति है वो देख ही रहे हैं। अब दुबई में देखिए जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है, कई हमले एक के बाद वहां पर हुए हैं, तो स्थिति और भी ज्यादा विध्वंसक रूप लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब मिडिल ईस्ट की बात जो आपने की, तो मिडिल ईस्ट में तेल और बारूद दोनों है, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और ये एक चिंगारी है जो अब तेल मतलब की जो पेट्रो इकोनॉमी है वो अब खतरे में है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एपी सेंटर है इकोनॉमी का, दुबई जैसा शहर, अगर उसे अटैक बनाया जाएगा तो आज वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका अपनी इकोनॉमी के कारण ही इतने मजबूत हैं। और ईरान की इकोनॉमी पिछले कुछ वर्षों में इतनी खराब कर दी गई कि वहां $1 जो है वो हजारों और रियाल उसमें चले गए थे ईरानी करेंसी में। तो अब ईरान का पहला टारगेट ये है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जहां से इन्हें सोर्स ऑफ डॉलर जो है वो हजारों और रियाल उसमें चले गए थे ईरानी करेंसी में। तो अब ईरान का पहला टारगेट ये है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, जहां से इन्हें सोर्स ऑफ मनी मिल रही है, उनके सोर्स को खत्म किया जाए। दूसरा, वो उन सारे सेंटर्स को अटैक करेंगे जहां से अमेरिका इन पे नजर रखे हुए था। तीसरा, वो उस जगह पे अटैक करेंगे जहां पे पिछले महीनों में आपने देखा कि अब अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरान की तरफ बढ़ाए थे, तो अब क्या है कि देखिए, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खो दिया है, ईरान की तो अब उसे रोकने के लिए अब कौन से ताकतें सामने आएंगी, उसके लिए अमेरिका को रशिया और चाइना से ही बात करनी होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला करके उनसे ही बात करनी होगी कि आप ईरान को अब रोकिए। ईरान को नॉर्मलसी की तरफ बढ़ाने के लिए हम भी अपने आक्रमण रोक रहे हैं, क्योंकि ईरान अब वो सुसाइड बॉम्बर की तरफ बन चुका है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उनके पास हथियार है, उनके पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं, उनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड को डिसरप्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए देखिए कि इस पे अटैक करने से पहले, इस कार्रवाई पे करने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले वेनेजुएला में एक वाटर टेस्टिंग किया कि अच्छा, वहां पर हम अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो कैसा रिएक्शन आता है। वहां से कोई ऐसा वॉर सिचुएशन रिएक्शन नहीं आया, वॉर लाइक सिचुएशन रिएक्शन नहीं आया, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब ईरान पर अटैक करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति को लगातार वो मैसेज दिए जा रहे थे कि आप अपने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। हमारे पास ये लास्ट मौका है आपके पास, आप इसको रोकिए, नहीं तो हम अटैक करेंगे। देखिए, ईरानियन जो सुप्रीम लीडर थे वो अपने एक जिद में थे, उस जिद के कारण आज ईरान की स्थिति ये हो गई है कि उसकी इकोनॉमी खराब है, वहां लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, वहां बेसिक फैसिलिटी खत्म हो चुकी थी। तो इन सारे चैलेंजेस के सामने उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए हैं। पिछले आपने देखा कि एक महीने में कैसे सुप्रीम लीडर के जो खामनेई थे उनके खिलाफ कितना प्रोटेस्ट हो रहा था। तो अब जो मेजर चैलेंज आएगी कि अगर वॉर, ये जो रीजनल वॉर अगर रुक भी जाए, तो जो ये सिविल वॉर की स्थिति है विद इन ईरान, जो सिविल वॉर की स्थिति है वो एक चिंता की बात है, क्योंकि पूरी सोसाइटी दो भाग में बट गई है। कम से कम वेनेजुएला में स्थिति थी कि पूरी सोसाइटी एक साथ थी, लेकिन ईरान में सोसाइटी दो भाग में बटी हुई है, और ये ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है जो आगे चल करके उस कंट्री को अगले 2-3 सालों तक शांत नहीं होने देगा। और जो ऐसे प्लेयर्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप के प्लेयर्स हैं, जो ऐसे फायदे उठाने वाले प्लेयर्स हैं, जो ऐसी सिचुएशन में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है अभिषेक जी, माफी चाहूंगी आपको, मुझे